आज की हमारी चर्चा का विषय है तापमान का व्युत्क्रमण। हमने वायुमंडल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सामान्य परिस्थितियों में धरातल से ऊपर जाने पर तापमान कम होता है, जिसे सामान्य तापपतन दर नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहा जाता है। सामान्य तापपतन दर, सामान्य ताप पतन दर जो नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट होती है वो कितनी होती है? धरातल से ऊपर जाने पर तापमान प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है? कम होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि धरातल से ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है? प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, जिसे क्या कहा जाता है? सामान्य तापपतन दर कहा जाता है। परंतु कभी कभी विशेष परिस्थितियों में, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी विशेष परिस्थितियों में धरातल से ऊपर जाने पर, ठीक है, धरातल से ऊपर जाने पर तापमान कम नहीं होता है, बल्कि तापमान क्या होता है? बढ़ता है, बल्कि तापमान बढ़ता है। इसे क्या कहा जाता है? तापमान का व्युत्क्रमण, तापमान का व्युत्क्रमण, या फिर इसे तापीय प्रतिलोमन भी कहा जा सकता है। व्युत्क्रमण अथवा प्रतिलोमन का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, धरातल से ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है? सामान्य परिस्थितियों में कम होता है, लेकिन कभी कभी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में धरातल से ऊपर जाने पर तापमान कम होने के बजाय तापमान क्या होता है? बढ़ता है। इसे तापीय व्युत्क्रमण अथवा तापीय प्रतिलोमन भी कहा जाता है। अब हम बात करें कि तापीय व्युत्क्रमण क्यों होता है, या फिर तापीय व्युत्क्रमण होने के लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं हैं। आवश्यक दशाएं, ठीक है। तापमान व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक दशाओं में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा कि मेघ रहित, मेघ का मतलब क्या होता है? बादल। मेघ रहित जाड़े की ठंडी रातें, मेघ रहित जाड़े की ठंडी रातें। सर्दियों की जो रातें होती है उसमें क्या होता है? देखिए कि यहां पर जो धरातल है उसका जो तापमान है वो काफी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। धरातल का तापमान काफी कम हो जाता है, और इससे ऊपर की जो वायु है वो क्या होती है? इस तुलनात्मक रूप से यहां का तापमान क्या होता है? अधिक होता है। इस कारण क्या होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि धरातल से ऊपर जाने पर तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जाड़े की या सर्दियों की ठंडी रातों में क्या होता है? धरातल का तापमान काफी कम हो जाता है। तो पहली आवश्यक दशा क्या है? मेघ रहित जाड़े की ठंडी रातें। दूसरा है शुष्क पवन। दूसरा क्या है? शुष्क पवन। यदि धरातल के ऊपर क्या होगा? शुष्क पवन होगी, तो जो हमारा पार्थिव विकिरण होता है, इस पार्थिव विकिरण का क्या होता है? यहां पर अवशोषण होता है। शुष्क पवन क्या होती है? आर्द्र पवनों की तुलना में या आर्द्र वायु की तुलना में तापमान का अधिक क्या करती है? अवशोषण करती है। तो शुष्क पवन होगी तो यहां पर धरातल की तुलना में क्या होगा? तापमान अधिक पाया जाएगा। तीसरी आवश्यक दशा है हिमाच्छादित धरातल। हिमाच्छादित धरातल। यदि धरातल के ऊपर हिम का जमाव होगा तो जो सौर विकिरण है वो टकराकर क्या हो जाएंगी? वापस उनका क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। हमने ऊष्मा बजट में पढ़ा था कि हिमाच्छादित धरातल से सौर विकिरण क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। इस कारण ये क्या होगा?
यह जो धरातल है वह गर्म नहीं होगा, तो ऊपरी वायु की तुलना में जो धरातल का समीप की वायु है वहां का तापमान क्या होगा, कम पाया जाएगा। तो ऊपर जाने पर तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये कुछ आवश्यक दशाएं हैं जो तापमान के व्युत्क्रमण को जन्म देती हैं। इसके अलावा देखिए कि यहां पर हमारे लिखा हुआ है कि जो धरातल है वो क्या करता है, दिन के समय सूर्य से आने वाली ऊष्मा को क्या करता है, ग्रहण करके गर्म होता है, और रात्रि के समय पार्थिव विकिरण के द्वारा दिन में प्राप्त ऊष्मा, संपूर्ण ऊष्मा को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, जिससे जो धरातल है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यहां पर क्या है, धरातल, और यहां पर क्या है, सूर्य। दिन के समय क्या होता है, सौर विकिरण आते हैं। इससे क्या होगा, ये धरातल क्या हो जाएगा, गर्म होगा, मतलब इसको क्या प्राप्त होगी, ऊष्मा की प्राप्ति होगी। अब यहां से रात्रि के समय क्या होगा, पार्थिव विकिरण होता है, और पार्थिव विकिरण के द्वारा ये क्या हो जाता है, धरातल गर्म से ठंडा हो जाता है। ठीक है, दिन में तो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, और रात्रि के समय क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जब हम ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पर हमें पता है कि सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी पड़ती है। इस कारण उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर क्या जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है। और अगर धरातल का तापमान कम है और ऊपर की वायु का तापमान ज्यादा होता है, तो यह भी तापमान के व्युत्क्रमण की दशा को प्रदर्शित करती है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान का जो व्युत्क्रमण की परिस्थितियां हैं उनका होमान क्या है, सामान्य दशा है। वहां पर तापमान के व्युत्क्रमण की दशा का पाया जाना एक सामान्य परिस्थिति है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों के धरातल पर क्या जमी होती है, बर्फ जमी होती है। तो इस धरातल के तापमान की तुलना में ऊपर की जो वायु है उसका तापमान क्या होगा, अधिक ही होता है। तो वहां पर सामान्य परिस्थितियों में भी तापमान के व्युत्क्रमण की दशा पाई जाती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण रीजन और है तापमान के व्युत्क्रमण का, वो है ओजोन गैस की उपस्थिति। हमने ये पढ़ा है कि जब हम बात करें वायुमंडल के संस्तर की, तो हमने पढ़ा था सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, और दूसरी परत है समताप मंडल। ठीक है, धरातल। इस समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कहां से, 20 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सी गैस की अधिकता पाई जाती है, ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है। यह ओजोन गैस क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों, कौन सी किरणों, पराबैंगनी किरणों का क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है, उनको सोख लेती है, उनको धरातल पर आने से रोकती है। तो जब यह पराबैंगनी किरणों का क्या करेगी, अवशोषण करेगी, तो इस ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण इस क्षेत्र की वायु का तापमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। किसकी तुलना में, धरातल की वायु के। तो धरातल से ऊपर जाने पर यहां पर तो तापमान क्या है, कम है, और यहां पर तापमान क्या पाया जाएगा, अधिक पाया जाएगा। इसको भी क्या कहा जाता है, तापमान का व्युत्क्रमण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पर्वतीय और पहाड़ीय क्षेत्रों में वायु के अपवहन के कारण भी तापमान के व्युत्क्रमण की दशा देखी जाती है। देखिए यहां पर हमारी पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है, क्या होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, कि जो ये पहाड़ी अथवा पर्वतीय क्षेत्र थे, ये दिन के समय तो सौर विकिरण का ज्यादा क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, और रात्रि के समय क्या करते हैं, ये पार्थिव विकिरण, कौन से विकिरण, पार्थिव विकिरण के द्वारा तापमान का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं।
किस समय? रात्रि के समय। दिन में तो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, रात्रि के समय क्या करते हैं? पार्थिव विकिरण का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। और तापमान का उत्सर्जन करने के कारण यहां पर तापमान क्या हो जाता है? काफी कम हो जाता है। और तापमान के काफी कम होने के कारण इस पर्वतीय क्षेत्रों के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, यहां की वायु क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। ठंडी हुई वायु किसके प्रभाव के कारण? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण यहां की ठंडी वायु नीचे घाटी की ओर, ठीक है, नीचे घाटी की ओर क्या होती है? चलने लग जाती है। और यहां पर आकर ये ठंडी वायु क्या हो जाती है? एकत्रित हो जाती है। इस ठंडी वायु के कारण यहां से ऊपर की जो वायु है उसका तापमान क्या होता है? तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। तो ये भी क्या होती है? तापीय व्युत्क्रमण की दशा के लिए उत्तरदायी है। आराम से समझिए, कुछ नहीं है इसमें। दिन के समय पर्वतीय चोटियां या पर्वतीय शिखर ज्यादा तापमान का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। हमने पहले भी पढ़ा कि जितना भी सौर विकिरण या ऊष्मा धरातल पर आती है, रात्रि के समय क्या होता है? पार्थिव विकिरण के द्वारा उसको उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो रात्रि के समय क्या होगा? पार्थिव विकिरण होगा, जिससे ऊष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन होता है। तो यहां का तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यहां पर तापमान कम होने के कारण इसके संपर्क में जो वायु आई है वो भी क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के कारण जो वायु है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कहां पर? नीचे की ओर चलने लग जाती है, घाटी की ओर चलने लग जाती है। तो यहां पर घाटी में क्या हो जाएगी? ठंडी वायु क्या हो जाएगी? एकत्रित हो जाएगी। तो इस ठंडी वायु की तुलना में ऊपर की जो वायु है उसका तापमान क्या होता है? अधिक होता है। तो यही क्या कहलाता है? तापीय व्युत्क्रमण कहलाता है। हमने पढ़ा कि धरातल से ऊपर जाने पर वायु का तापमान कम होने के बजाय कभी कभी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तापीय व्युत्क्रमण कहा जाता है।